रचना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति रविंदर से आज उसने बड़े दिनों के बाद एक बात मनवा ही ली थी। वह अपने भाई किशन के घर कुछ दिन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन रविंद्र हर बार मना कर देते थे। आज रचना ने सुबह जल्दी उठकर रविंदर के लिए नाश्ता बनाया और उसके बाद उनका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले रविंदर ने रचना से बात की। रविंदर, रचना एक बार फिर से सोच लो, क्या वहाँ जाकर रहना सही रहेगा? रचना, आप भी पुरानी बात लेकर बैठ गए। उसके लिए भैया ने माफ़ी मांग तो ली थी, अब वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। रविंद्र, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। रचना, ठीक है, इस बार जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो वे अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। रविंद्र ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रचना अपने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतज़ार करने लगती है। रचना अपने भाई किशन के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने रविंद्र को फ़ोन पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। रचना का भाई किशन, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा प्रतीक, तीनों ने रचना का स्वागत किया। किशन, दीदी कब से आपको फ़ोन कर रहा था, आपने भी कितना समय लगा दिया। रचना, नहीं भाई, बस घर का काम ही ख़त्म नहीं होता। अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। और हाँ, पीछे जो हुआ मैं सब भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। राधा, दीदी हम तो आपसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फ़ोन किया। आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारी जान में जान आई। रचना, अरे भाभी, आप भी क्या ये सब लेकर बैठ गई, आप तो बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। राधा चाय बनाने चली जाती है। प्रतीक, बुआ जी आप कितने दिनों तक रहेंगी? किशन, चुप बदमाश, यह मेरी बहन का घर है, जब तक मन करेगा रहेगी, चल भाग यहाँ से। रचना, अरे बच्चे को क्यों डांट रहा है? बेटा मैं एक सप्ताह तेरे साथ ही हूँ, तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा? रचना प्रतीक को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राधा चाय बनाकर लाती है। राधा, आप दीदी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा? किशन, तू चुप रह, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत करना। इधर रविंद्र ऑफिस पहुँचे तो उनके दोस्त अमर ने पूछा, क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? रविंदर, यार क्या बताऊँ, रचना अपने भाई के घर गई है। तुझे तो पता है यह वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फ़र्क है, यह कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है। तुम मुझे मत समझाओ, वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमसे कहीं ज़्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की और मैं और रचना उसी समय शादी में से वापस आ गए। आज 3 साल बाद वह कई दिन से रचना को फ़ोन करके माफ़ी मांग रहा था। रचना ने उसे माफ़ भी कर दिया। अमर, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। रविंद्र, नहीं, यह ज़रूर उसकी कोई चाल होगी, बिना मतलब वह किसी से बात भी नहीं करता। इधर अगले दिन किशन ने रचना से बात की। किशन, दीदी मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसलिए हम वो पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं, आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। रचना, लेकिन वहाँ तो माँ रहती है। किशन, वो माँ तो वृद्धाश्रम चली गई। रचना, क्या तूने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया? किशन, हाँ, यह मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ, आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। रचना, नहीं, यह नहीं हो सकता, तुझे वृद्धाश्रम से माँ को घर लाना होगा, उनके मरने के बाद ही यह मकान बिक सकेगा। किशन, मैं इतने दिनों से तेरी खुशामद कर रहा था ताकि तू अपना हिस्सा छोड़ दे, और तू नखरे दिखा रही है। रचना, मेरे पति ठीक ही कहते थे, मुझे उनकी बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह कहकर रचना घर से बाहर निकल गई, सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ वह सारी बात बता देती है और रविंद्र को भी फ़ोन करके वहीं बुला लेती है। पुलिस किशन को पकड़ लेती है। रचना, देखा, अपनी बदमाशी का नतीजा, अब तू यहाँ रहेगा
और तेरे कर्मों की सज़ा तेरे बच्चे को भी मिलेगी। रविंदर, रचना इसे माफ़ कर, केस वापस ले लो। रविंदर के बहुत समझाने पर वह मान जाती है। किशन, जीजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। रविंद्र, ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लाकर अपने साथ रखो। इसके बाद सभी जाकर माँ को ले आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।